प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये सरकार का एक बहुत बड़ा वादा है, एक संकल्प कि हर जरूरतमंद को अपनी एक छत मिलेगी। अब देखिए, कागज पर तो ये तस्वीर बहुत ही साफ और उम्मीदों से भरी हुई लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि जमीन पर क्या हो रहा है? क्या ये तस्वीर उतनी ही सीधी सादी है? वादा तो कर दिया गया, पर हकीकत क्या है? तो चलिए आज इसी वादे और हकीकत के बीच का जो फासला है ना, उसको थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस योजना की गहराई में जाने से पहले ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल समझना जरूरी है। वो ये कि भारत में घर पाने का कानूनी आधार आखिर है क्या? तो सबसे बड़ा और पहला सवाल यही है, क्या एक घर पाना हमारा मौलिक अधिकार है? मतलब एक फंडामेंटल राइट? और देखिए, इसका जवाब ना थोड़ा सा पेचीदा है। सीधे सीधे कहूं तो नहीं, घर पाना एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आप कोर्ट जाके एक क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि ये एक मौलिक अधिकार के बराबर है। और पता है, बस इसी वजह से सरकारें इस मामले को इतनी गंभीरता से लेती हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कंफ्यूजन पर, एक ऐसी चीज जिस पर सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है, और वो है पैसा। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, सरकार जो पैसा देती है ना, वो घर बनाने की पूरी कीमत नहीं है। इसे कहते हैं सहयोग राशि, मतलब एक तरह की मदद, एक असिस्टेंस अमाउंट। इसको ना एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक टीचर, वो आपको पढ़ाएगा, आपकी मदद करेगा, गाइड करेगा, है ना? लेकिन एग्जाम तो आपकी जगह पर वो नहीं लिख सकता, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। बस सरकार की भूमिका भी ठीक वैसी ही है। वो एक शुरुआती मदद, एक सपोर्ट दे रही है। और हाँ, ऐसा सिर्फ आवास योजना में ही नहीं है। आप देखिए, शौचालय बनाने के लिए जो मदद मिलती है या दूसरी सरकारी स्कीमें, ये सहयोग राशि वाला मॉडल सरकार का एक आम तरीका है। आइडिया ये है कि सरकार सब कुछ करके न दे, बल्कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक शुरुआती धक्का दे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर नियम इतने साफ हैं, तो फिर ये करप्शन, ये गड़बड़ी आखिर सिस्टम में घुसती कहाँ से? चलिए अब जरा जमीनी स्तर पर उस चेन को समझते हैं जहां से ये पूरा सिस्टम पटरी से उतर जाता है। तो एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक ऐसा इंसान है जो नियमों के हिसाब से इस योजना का हकदार नहीं है, लेकिन वो इसकी मांग करता है, और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो होता क्या है? सबसे पहले वो नागरिक अपने लोकल नेता यानी मुखिया पर दबाव डालता है। सीधा कहता है, देखो पड़ोसी को मिल गया, मुझे क्यों नहीं? अगली बार वोट मांगने कैसे आओगे? अब मुखिया जी को सताता है चुनाव हारने का डर। वो मजबूर हो जाता है। फिर वो जाता है एक बड़े अफसर के पास, उसे समझाता है, साहब ये आदमी नियमों में तो नहीं आता, लेकिन इसे देना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल मजबूरी है। और बस यहीं पर वो सौदा तय हो जाता है। अफसर भी अपना मौका देखता है और कहता है, ठीक है, जब बिना हक के फायदा दे ही रहे हैं, तो मुखिया जी कुछ आप भी रखिए और कुछ हम तक भी पहुंचाइए। और जानते हैं, इस पूरे लेन देन को सही ठहराने के लिए एक कहावत चलती है, केक काटिए और सब में बांटिए। इसका मतलब बहुत साफ है कि जब फायदा गलत तरीके से मिल ही रहा है, तो फिर इसका हिस्सा सबको मिलना चाहिए। और इसी एक लाइन के साथ पूरा का पूरा सिस्टम साइड में रख दिया जाता है। तो ये सब देखने और सुनने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस टूटे हुए सिस्टम में आखिर जिम्मेदार है कौन? जवाब शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन इसकी शुरुआत उसी नागरिक से होती है। जब कोई अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल नियमों को तोड़ने और नाजायज मांग मनवाने के लिए करता है, तो वो खुद इस भ्रष्टाचार की पहली कड़ी बन जाता है। ये वही बात है जिसे कहा जाता है, तुमने अपना वोट पैसे पर बेच दिया। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि जब वोट की धमकी से सिस्टम को झुकाया जाता है और रिश्वत का केक सब में बंटता है, तो इस पूरी कहानी में असली जिम्मेदार कौन है? वो नेता, वो अधिकारी, या फिर वो नागरिक जिसने ये चेन शुरू की? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।